करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों की एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दी गई है कि आपका जो साइंस का पेपर है वो आपका 8 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। और आज हम आप लोगों को जो सॉल्यूशन कराएंगे वो आपके 2017 का पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन कराएंगे अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए चीज़ें लेकर आए हैं। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपको अपना डीएलएड का एग्ज़ाम बैक पेपर से बचना है तो आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर अच्छे से अपनी पकड़ बनानी होगी। पिछले जो 8-9 साल के क्वेश्चन हैं उनको आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद करना होगा, उनको पढ़ना होगा अच्छे से, तभी आप बैक पेपर से बच सकते हैं। और एक बात याद रखना कि सारे सेमेस्टरों में अगर कोई आपका सेमेस्टर इंपॉर्टेंट है तो वो आपका फोर्थ सेमेस्टर, इसमें आपको हर हाल में बैक पेपर से बचना है, तभी आप जो आने वाली वैकेंसी है उसमें आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था एलिसा परीक्षण क्या है। तो एलिसा परीक्षण जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका एड्स से संबंधित है, ठीक है। एलिसा परीक्षण एड्स से संबंधित है। आगे देखते हैं, कहता है गिलेनो किस धातु का अयस्क है। तो याद रखना जो आपका ये गिलेनो होता है, गिलेना जो है ये आपके लेड धातु का अयस्क होता है, यानी सी से संबंधित होता है, ठीक है। तो दूसरे का आपका रेट जवाब दूसरे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। तो याद रखना जब कभी भी वातावरण और जीवधारियों से संबंधित बात हो रही है तो इससे संबंधित अगर कोई चीज़ होगी तो वो आपका पारिस्थितिक तंत्र इनसे संबंधित बनता है। किससे किससे, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से अगर पूछा जाए क्या बनता है तो आपका पारिस्थितिक तंत्र बनता है। आगे देखते हैं, कहता है शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। तो याद रखना अगर बात करेगा शुष्क सेल की और तो याद रखना इसमें आपके कार्बन की छड़ जो है ये आपकी एनोड का कार्य करती है, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ याद रखना कि आपके ऑब्जेक्टिव लगभग सही होने चाहिए। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, वरना आपको ऑब्जेक्टिव जरूर सही करने। और 1 घंटे का पेपर आपका ये होगा, ऐसा नहीं कि इसमें आपको बहुत थ्योरी का पोर्शन लिखना होगा। जितनी बातें पूछी जाती हैं सिर्फ उतनी ही लिखना है। कहता है रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है। तो ये आपकी प्लेटलेट होती है, जो रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती है। कौन, प्लेटलेट, ठीक है। और ये जो पेपर हम आपको करा रहे हैं यहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये समझकर आप इस पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से अंत तक इस क्लास को देखना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका अत लघुत्तरी में 1 नंबर में पूछा गया था कि खाद्य जाल से क्या समझते हैं आप। फिर पूछा गया था विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। धातु की गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। सर्वदाता सर्वग्राही क्या है, इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं इनको, जो हमने अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीज़ों को लिखा है तो आपको बहुत ही चीज़ें समझ में आएंगी आसानी से। तो खाद्य जाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाद्य जाल जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो याद रखना है जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या होता है, जीव जो होते हैं वो एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे सुचालक और कुचालक पदार्थों के बारे में पूछा गया था, तो आपको 2-2 पूछे गए तो 2 ही लिखना है, ये नहीं वहाँ आपको शो अप करना है, दिखावा करना है कि 6 से 7 लिखते चले जा रहे हो। तो याद रखना सुचालक पदार्थ आपके सिर्फ सोना और चांदी याद रखना है जो आपके सुचालक होते हैं। कुचालक में आपको रबड़ और लकड़ी याद रखना है, ठीक है। सुचालक और कुचालक से संबंधित आपका एक क्वेश्चन तो पक्का ही है जो आपके पेपर में आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था धातु के गैल्वेनीकरण के बारे में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है गैल्वेनीकरण भी इंपॉर्टेंट है। कहता है लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं। अगर आपको लोहे को जंग से बचाना है तो क्या करना होगा, जो लोहे की चादर होगी उसको पिघले हुए जस्ते में डुबा देना है, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत क्या होगी, जम जाएगी और जो है आपका लोहा जंग लगने से बच जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं,
गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप समझ गए होंगे। फिर आपसे पूछा गया था कि सर्वदाता कौन सा ग्रुप आपका होता है, तो सर्वदाता जो आपका ग्रुप होता है वो आपका O होता है, और सर्वग्राही की बात की जाए तो ये आपका A भी होता है। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था कि विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता अगर आपसे पूछा जाए आपके आने वाले एग्जाम में, जो आपका 8 अप्रैल को होने वाला है, तो याद रखना बहुत ही सिंपल भाषा में आपको लिखना है। सिंपल डेफिनेशन क्या लिखनी, किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखना, ऋणात्मकता का मतलब कमी, और जब आपके पास किसी चीज़ की कमी होगी तो आप उसे प्राप्त करना चाहेंगे, तो यानी किसी चीज़ को आकर्षित करना। तो याद रखना किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये डेफिनेशन आसानी से तैयार हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कैसे पूछा गया था, आप समझ लीजिए। कहता है कि हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो याद रखना जो हेपेटाइटिस बी आपकी बीमारी होती है आपकी लीवर से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, आपके लीवर से संबंधित होती है। तो इसका जवाब आपका क्या है समझ सकते हैं, लीवर हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होता है। ठीक है, अब जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में पूछे गए थे उनको समझते हैं। अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से चालू हो जाएंगे जो आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था तत्व की आवर्त सारणी के गुण व दोष क्या है। इसके बाद ओम के नियम से संबंधित परिभाषा पूछी गई है, और फिर उसमें आपसे प्रतिरोध और विद्युत में संबंध भी पूछा गया है। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आवर्त सारणी के हम लोग गुण के बारे में देखते हैं। आवर्त सारणी के आपके गुण कौन कौन से हैं, 2-2 बताना है। गुण और दोष दोनों को 2-2 बताना है। तो गुण आपके हो जाएंगे सही परमाणु भार ज्ञात करने में, फिर है नए तत्वों की खोज में। इसके दोष क्या हैं, इसमें दोष ये है कि असमान तत्वों को एक साथ रखना है, और जो आपके समान तत्व हैं उनको अलग अलग रखा गया है। यही इसके दोष हैं प्रमुख 2। तो यही 2 आपको याद रखने, गुण भी याद रखना और दोष भी। और यहाँ से भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो 1 नंबर में बने या 2 नंबर में। तो आप जरूर आवर्त सारणी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ओम के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसके प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। ठीक है, ये आप लोग डेफिनेशन पहले भी आपकी अपनी पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे कि ओम के नियम के बारे में। तो याद रखना एक विद्युत परिपथ में धातु के तार को 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के आपके क्या होता है, समानुपाती होता है। इसमें जो आपका संबंध होगा विद्युत और धारा में जो आपका संबंध हो जाएगा तो वो आपका V बराबर IR हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा गया था। तो ये आपका 1 नंबर में इनके बीच में संबंध पूछा गया था, और जो आपकी इनकी परिभाषा थी वो भी आपकी 1 नंबर में ही पूछी गई थी। तो आप दोनों चीज़ें आसानी से समझ चुके होंगे। फिर आपसे पेपर में पूछा गया था कि धारावाही परिनालिका से संबंधित कहा गया था कि इसका सचित्र वर्णन करना है। तो चित्र आपका 1 नंबर का था, डेफिनेशन भी आपकी 1 नंबर की थी। इसको भी हम लोग समझते हैं। चीज़ों को रटना नहीं, सिर्फ समझना है। 1 से 2 बार जब आप चीज़ें पढ़ेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएंगी। कहता है कि यदि किसी कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी गत्ता को बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधित तारों की नलिका की लंबाई में लपेटा जाए, क्या करना है आपको धारावाही परिनालिका में। कहता है कि किसी कुचालक पदार्थ आप लोग जानते हैं लकड़ी गत्ता को बेलनाकार नलिका के ऊपर क्या करना है, तांबे के विद्युत रोधित जो आपके तार होते हैं उनकी नलिका की लंबाई के ऊपर क्या करना है, लपेट देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके तार के सिरों पर शुष्क सेल B कुंजी के धारावाही निरंतरक आपका R से जोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में क्या हो जाता है, आपका ठहर जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको ये जो चित्र आपका दे रखा है इससे भी संबंधित आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि आपका R क्या है, N क्या है, S क्या है। ठीक है, ये जब आप चित्र 1 से 2 बार इसको बनाएंगे, पहले देखकर 1 बार बनाना है, फिर इसको बिना देखे ट्राई करेंगे, फिर जो चीज़ें छूट जाती हैं उनको फिर आप देखकर बनाएंगे, तभी आपका ये चित्र आसानी से तैयार हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने धारावाही प्रणालिका को तो अच्छे से पढ़ लिया, इसका सचित्र वर्णन भी पढ़ लिया है। अब देखेंगे, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 15 कि जैविक घटक क्या होता है और इनके घटकों का संक्षिप्त वर्णन भी करना है। इसके बाद आपसे पूछा गया था एनीमिया और ल्यूकीमिया रोग किस कारण होता है और इसके बचाव व उपचार भी पूछे गए। तो पहले 2 क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैविक घटक के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका था। जैविक घटक भी आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कहता है कि पादप जंतु और सूक्ष्म जीव परितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। कौन कौन? पादप जंतु और सूक्ष्म जीव होते हैं, ये परितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं और इसके 3 भाग होते हैं। सबसे फर्स्ट आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये आपके किसके पार्ट होते हैं? जैविक घटक के हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको इतनी ही चीज़ें लिखना है। सबसे पहले जैविक घटक की परिभाषा लिखनी है और इसके प्रकार आपको लिख देने। ठीक है, और अगर आपको आता है तो आप एक एक लाइन इनके संबंधित लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे एनीमिया और ल्यूकीमिया रोग के बारे में पूछा गया था। तो एनीमिया क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। एनीमिया शरीर में खून की कमी से संबंधित होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी। एनीमिया रोग किससे होता है? जब शरीर में आपके खून की कमी हो जाएगी। और इसका उपचार क्या होगा आपका? तो इसमें जो है आपको हरी पत्तेदार सब्जियां लेना चाहिए और खाना चाहिए, तभी आपका एनीमिया रोग सही हो सकता है। ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया जो आपका होगा वो होगा रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा करता है। और इसका उपचार क्या है? इसका उपचार औषधि चिकित्सा द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ल्यूकीमिया भी और एनीमिया, इन दोनों में से आपको कोई ना कोई एक रोग जरूर देखने को मिलेगा आपके आने वाले पेपर में, तो जरूर आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 17 और 18। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था, लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। रक्त को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है समझाइए। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो थोड़ा बहुत तो आपको लिखना ही होगा, इतनी आसानी से भी आपको 2 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। सबसे पहले कहता है कि अयस्क को वायु की, आपसे पूछा गया क्वेश्चन था लोहे में पिग आयरन के बारे में, तो याद रखना अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कोक चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलन करने में कच्चा लोहा प्राप्त होता है, जिसे हम लोग पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें आप समझ गए होंगे कि भर्जन किसे बोलते हैं, और साथ में कोक चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलन करने में कच्चा लोहा जो प्राप्त होता है, जिसे हम लोग पिग आयरन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग तैयार कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट पूछा गया था कि रक्त वर्ग के प्रकार, तो देखिए इसमें हमने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है। आप लोगों को बस एक चीज़ करना क्या है, इसमें एक्स्ट्रा ऐड क्या करना है। सबसे पहले रक्त के प्रकार आपसे पूछा गया, तो आप लोग बोलेंगे 4 प्रकार। अब 4 प्रकार में एक ए होता है, दूसरा बी, तीसरा AB और चौथा आपका O। ये आपके रक्त समूह के 4 प्रकार होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि टाइम थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो ए रक्त के बारे में थोड़ा बहुत लिखिए एक लाइन, बी के बारे में भी लिख दीजिए, AB के बारे में और O के बारे में भी, तो जो है आपको नंबर आसानी से 2 नंबर कंप्लीट मिल सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम नहीं बच रहा है तो आप सिर्फ इतनी चीज़ें भी लिखेंगे, तब भी आपको 1.5 नंबर कम से कम मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से, आपको लग रहा होगा इस पेपर को बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जो आपके लोगों के हाथ में है, कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अपने जो भी दोस्त वगैरह उनमें ज़रूर शेयर करना, और इसी तरीके के जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए उनको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना, और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।